नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं BSPHCL सेट नंबर 9। ठीक है, इससे पहले 8 सेट अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज सेट नंबर 9 से। ठीक है, यहाँ पे है पहला क्वेश्चन हमारा जीके से है। ठीक है, ये पॉलिटी से है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 डैश के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। यानी कि 148 जो हमारा आर्टिकल है वो किससे संबंधित है? तो वो हमारा संबंधित है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आप लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, इससे हमारा कम से कम हौसला बढ़ता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर है हमारा। पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट वीरदत्त का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी, एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उसका वंश कौन सा था? यानी कि पुष्यमित्र शुंग जो है उसने किस वंश की स्थापना की? तो वो क्या था? शुंग वंश का स्थापना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है हमारा तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है हमारा, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है? यानी कि अक्टूबर से दिसंबर में क्या होता है? ठंडा होता है। और ठंडा के दिनों में वर्षा कहाँ होती है ये पूछा जा रहा है, पूर्वोत्तर मानसून के कारण। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देखिए, तमिलनाडु और केरल और आंध्र प्रदेश के तट पे भी होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर। 4 नंबर हमारा करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर भी आप लोग ध्यान दिया कीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से रहेगा। अगर 1 साल तक आप पढ़ लेते हैं तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए, पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईदा सीसा नौग्रांग। अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है टिक लगाने का तो वीडियो थोड़ा सा पॉज कर लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद आप उसका आंसर लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर है हमारा, दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस प्रणाली व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था? तो कौन सा एक ऐसा प्रणाली या व्यवस्था था दिल्ली सल्तनत का जो बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पे भी उसका प्रभाव था? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इक्तदारी प्रथा जो है सो इल्तुतमिश ने शुरू किया था यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में। और ये बहमनी और विजयनगर नगर साम्राज्य में भी ये इक्तदारी प्रथा था। चलिए नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर है हमारा, छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी में निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला जो आप लोग को पता होगा वो लौह अयस्क के लिए फेमस है। बाकी बात ये जो कोयला है ये झारखंड में इसके लिए झरिया प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर है, भारत के 16वें वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो ये किया गया था अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में गठित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर। सिस्मोग्राफ का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का उपयोग जो भूकंप का तीव्रता होता है, ऑप्शन नंबर बी, भूकंप का तीव्रता वो मापते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर। 10 नंबर है हमारा, आवृत्तियों के अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम क्या है? देखिए, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका विकिरण का सही क्रम यानी ज्यादा से कम पे जाना है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, सी, एक्स किरण, आवृत किरण, सूक्ष्म और रेडियो। देखिए अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो वो होता है गामा किरण का। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से जो रहेगा वही मानना है। तो इसमें सबसे ज्यादा ऑप्शन है एक्स किरण का। अब देखिए सबसे ज्यादा कम जो होता है रेडियो। ठीक है, इससे कम किसी का नहीं होता है। तो इस अच्छी बेसिस पे भी आप मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर। 11 नंबर है हमारा रीजनिंग से, जैसा कि आपका 10 नंबर रीजनिंग से रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे। देखिए 11 नंबर हमारा सवाल जो है यहाँ पे है, 11 नंबर है हमारा, विषाणु इन्फ्लुएंजा तो कवक क्या होगा? देखिए कोई इन्फ्लुएंजा जो है हमारा वायरस का रोग है, वायरस जनित।
तो इसीलिए विषाणु लिखा गया है। तो कवक जनित रोग कौन सा है इसमें से, वो आपको बताना है। तो 11 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्परगिलोसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर। 12 नंबर है हमारा, देखिए चार कोई जो है शब्द, एक तीन जो है कोई एक जैसा है, और एक जो लास्ट जो बचा है चौथा, वो भिन्न है। तो भिन्न को आपको चुनना है, कौन सबसे अलग है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसको बना लीजिएगा, वीडियो पॉज करके इसका राइट आंसर बता देता हूँ, सी होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर। 13 नंबर है 325 से 271 हुआ, 271 से 26 हुआ, 226। तो अगली संख्या क्या होगा, यानी इन सभी के बीच जो रिलेशन आएगा वही यहाँ पे लागू करके वो लिखना है, चाहे कितना घट रहा है या भागा हो रहा है वो आप देख लेंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 190। चलिए नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर। इसमें बताना है कि कितनी आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो आप लोग गिन लीजिए कि कितने त्रिभुज है, वीडियो पॉज करके। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28। चलिए नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर। 15 नंबर देखिए यहाँ पे रीजनिंग में मैथ दे दिया है। चलिए कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए करना क्या है इसमें आपको, देखिए एक्स और वाई का मान निकालना है, एक्स बटे वाई का। देखिए ये जो नीचे है 13, ये ऊपर से गुना हो जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। माइनस का चिन्ह है, माइनस का ही रह जाएगा। 7 का गुना इसमें हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। बाकी बात उसका अथी सॉल्यूशन करके आप निकाल लेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50/3। चलिए नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर। 16 नंबर है हमारा ब्लड रिलेशन से। देखिए क्या कहता है, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है। तो ई डी की माँ है, तदनुसार ए डी का बीच क्या रिश्ता है। देख लीजिए पहले बढ़िया से आप लोग क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोती हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर। 17 नंबर है हमारा, मीनू की आयु 38 वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है। कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो देखिए आप लिख लीजिए 38 है उसकी माँ की आयु, उसका 8 है, तो कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन के हिसाब से सबको जोड़ के देखेंगे, लेकिन अगर आप 22 को जोड़ते हैं इसमें, ठीक है, तो 22 और 38 हो जाता है 60, और 22 को इसमें भी जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 30। देखिए 30 से 60 यानी दोगुना हो गया ना, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22। चलिए नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर। 18 नंबर है हमारा, देखिए 17 से 18 हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये यहाँ पे क्या होगा। देखिए रिलेशन निकालना है आपको। देखिए इसमें रिलेशन क्या है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये एक छोड़ के है, 17 से 16 हुआ, 16 से 15 हुआ, तो 15 से यहाँ 14 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर। 19 नंबर है हमारा कि जमना। तो जमना यानी कि कोई अगर मान लीजिए कि पानी जम गया, तो वो क्या चीज़ का रूप ले लेता है, ठोस का। पिघलना, या मान लीजिए पानी पिघल गया तो वो क्या हो जाता है, द्रव हो जाता है, तरल हो जाता है, लिक्विड। तो 19 का हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर। 20 नंबर है हमारा, 2 और 3 का रिलेशन लगा के 49 हुआ, 3 और 4 से 916 हुआ, तो 9 और 7 से क्या होगा, ये आप लोग को देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8149। चलिए नेक्स्ट है हमारा हिंदी से। तो हिंदी अगर आपका 10 नंबर देखा जाए, 10 नंबर हिंदी से रहेगा। ठीक है, तो आप लोग हिंदी को भी टच कर लेंगे। चलिए यहाँ पे मुहावरा है हमारा, चित्त से उतरना। तो चित्त से उतरना मुहावरा का मतलब अर्थ क्या होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उपेक्षित होना। चलिए नेक्स्ट है हमारा 22। 22 है हमारा, सभ्यता की दौड़ में संवेदनशील जैसे मनोवेगों का साथ डैश छूट जाता है। तो इसमें क्या होगा, आप लोग सब देख लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा स्वतः, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है हमारा 23। 23 है हमारा, मुहावरा है 99 के फेर में पड़ना। तो 99 के फेर में पड़ना, तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है कि धन कमाने में लगा रहना। ठीक है, हालांकि इसका देख लीजिएगा, हमको थोड़ा मिस्टेक लग रहा है इसमें आंसर में, देख लीजिएगा आप लोग सही है या नहीं है इसका। चलिए नेक्स्ट है हमारा 24। 24 है हमारा, गुरु के पास रहने वाला विद्यार्थी के लिए एक शब्द। तो जो गुरु के पास रहता है उसको कहते हैं हम लोग अंतेवासी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा 25। निम्नलिखित में से इष्ट का विलोम क्या होगा। तो इष्ट का जो विलोम होता है हमारा अनिष्ट होता है। चलिए रूढ़ शब्द का चयन करें। देखिए रूढ़ शब्द होता है और एक होता है यौगिक शब्द। तो यहाँ पे रूढ़ शब्द पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है हमारा 27। 27 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो आपको बताना है इसमें कि गृहिणी जो है किस तरीके से लिखाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 28 का भी भाई पूछा है, तो उज्जवल का यानी कि किस तरीके से लिखाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे पूछा गया है मछली का पर्यायवाची शब्द, तो मछली का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा इसमें जो ऑप्शन के अनुसार बी हो जाएगा। बाकी बात बाकी बात मीन भी होता है, इसका मत्स्य भी होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 30। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। देखिए ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ पूछा गया है आपसे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। गुण की पहचान गुणवान को ही होती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 31 है हमारा। देखिए यहाँ पे इंग्लिश से है, जैसा कि 5 नंबर आपका इंग्लिश से रहेगा तो आप इंग्लिश पे भी ध्यान थोड़ा सा दे सकते हैं। बाकी बात ज़्यादा कुछ नहीं है, माइनस नहीं है, तो आप अंदाज से भी मार सकते हैं, 1-2 सही हो सकता है। देखिए इरर पूछा गया है, द क्लिम्ड एबव द हिल टू सी द मिजमाइजिंग व्यू, नो इरर। देखिए किस में इरर है या नहीं इरर है, तो आपको 4 वाला चुनना है। तो देखिए इसमें जो इरर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी एक में इरर है, इसी में इरर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 32 है हमारा। देखिए क्या कह रहा है, हाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है ये। देखिए वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, तो इसका कौन केयर नहीं करता है, इसका बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको कहते हैं फिलिस्टाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 33 है हमारा। देखिए अपोजिट मीनिंग इन द गिवन वर्ड दिया गया है, तो इसका जो पूछा है अपोजिट यानी कि एंटोनिम पूछा है एफिराइट, तो इसका एंटोनिम जो हो जाएगा हमारा 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इम्बोल्डेन। चलिए नेक्स्ट है हमारा 34 है हमारा। सेम एज गिवन द वर्ड, यानी कि सिनोनिम पूछा है, तो हॉरिफाइड का सिनोनिम हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेरिफाइड। चलिए नेक्स्ट है हमारा 35, इनकोरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इनमें से कौन सा वर्ड गलत है ये बताना है आपको। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेशल ऐसे नहीं लिखाता है, बाकी बात ये जितना दिख रहे हैं अब सब सही लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 36, कंप्यूटर की जानकारी। देखिए 15 नंबर आपका कंप्यूटर से रहेगा, तो कंप्यूटर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप। कंप्यूटर कम से कम पढ़ा कीजिए आप, 1 घंटा 2 घंटा टाइम दीजिए इस पर। देखिए 36 नंबर है हमारा। डिस्क की सतह कई अदृश्य संकेंद्रित वृत्तों से विभाजित होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको ट्रैक कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 37। देखिए वर्ष 1971 में प्रमुख हैकिंग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। जैसे कंप्यूटर कोई चीज या मोबाइल कोई किसी का हैक कर लिया, तो ये पहला व्यक्ति था जिसने हैक किया है 1971 में। तो उसका नाम पूछा गया है, तो उसका नाम जो हो जाएगा हमारा जॉन ड्रेपर ने पहली बार हैक किया था। चलिए नेक्स्ट है हमारा 38 है। Z80 के मेमोरी रिफ्रेश रजिस्टर का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है ऑन चिप DRAM को नियंत्रित करना। देखिए DRAM का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। एक होता है SRAM होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए नेक्स्ट है हमारा 39, आउटपुट एनालॉग सिग्नल प्राप्त करने के लिए इनपुट एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण ब्लॉक क्या है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है देख लीजिए ऑप्शन आप लोग। तो 39 का हमारा राइट आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है। जितना भी यहाँ पे था सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर है हमारा। वेब पेज पर अक्सर इमेज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो अक्सर जो इमेज का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ग्राफिकल बटन या अन्य पेजों की लिंक बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा 41 है। शब्द दस्तावेज मुख्य रूप से किसको संदर्भित करता है। तो शब्द दस्तावेज जो है वो स्थैतिक सूचना को संदर्भित करता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 42, डेटा लिंक लेयर किस लेयर से पैकेट लेता है और उन्हें ट्रांसमिशन के लिए फ्रेम में समाहित करता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क लेयर। चलिए नेक्स्ट है हमारा 43। देखिए ये नोमरिकल है, सॉरी ये याद रखना पड़ेगा आपको इस अथी से।
यदि कोई लिंक प्रति सेकंड 4000 फ्रेम संचारित करता है और प्रत्येक स्लॉट में 8 बिट्स हैं, तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स TDM का उपयोग करके सर्किट की ट्रांसमिशन दर क्या है? 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32 kbps। देखिए इस सेट में जो है कंप्यूटर थोड़ा हार्ड है, अगर आपका कम नंबर भी आता है तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, थोड़ा इसमें ज़्यादा हार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर को इंटरनेट से जुड़ने के लिए कौन सा कनेक्शन आवश्यक है, यानी कंप्यूटर को हम इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करते हैं, कौन सा कनेक्शन आवश्यक है? तो देखिए ISP जरूरी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है हमारा 45, MS Excel 365 में पूर्ण नाम को प्रथम नाम और अंतिम नाम में विभाजित करके अलग अलग कॉलम में कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? तो देखिए टेक्स्ट टू कॉलम फीचर का उपयोग करके हम विभाजित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा 46 है। देखिए 46 है हमारा, इंटरनेट संचार में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूजर्स के बीच वास्तविक समय में संदेशों को स्थानांतरित करने की एक प्रक्रिया है जो प्राइवेट चैट रूम, देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट चैट रूम के वातावरण को सुविधाजनक बनाता है। यानी आपको किसी दोस्त से प्राइवेट चैट करना होगा इंटरनेट के माध्यम से, तो उसको क्या कहते हैं आप? इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है, तुरंत तुरंत मैसेज जाता है इधर से भी उधर से, उसको इसी को बोलते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। चलिए नेक्स्ट है हमारा 47, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत ईमेल क्लाइंट है? देखिए इसमें तो सारा ईमेल है, क्लाइंट है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सा विकसित है ये बताना है। तो वो है outlook.com पे अगर आप ईमेल बनाते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित है। बाकी बात जीमेल जो है ये गूगल द्वारा विकसित है, तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। देखिए MS Excel 365 में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा, जहां स्प्रेडशीट फाइल के लोकेशन को नेविगेट कर सकते हैं और इसे ओपन कर सकते हैं। देखिए सीधा सीधा है कि ओपन कर सकते हैं, तो ओपन जो है इसे किस शॉर्ट की से ओपन करते हैं, तो Ctrl+O से हम लोग ओपन करते हैं। देखिए शॉर्टकट का जितना भी की है इसका स्पेशल वीडियो मैं आज ही बना के डाल दूंगा, याद कर लीजिएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 49 है हमारा, वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है किस रूप में जाना जाता है? तो ये जो है सो USB पोर्टल में जाना जाता है क्या? देखिए एक बार फिर से पढ़िए, डिजिटल उपकरणों में डेटा स्थानांतरण यानी डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोटोकॉल है, यानी किसी को हम डेटा कुछ भेजते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो USB पोर्ट यानी होना इसमें जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 50 नंबर, MS वर्ड 2016 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? देखिए एक एक सब पढ़ लीजिए। एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक पैराग्राफ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल गलत है, ये दोनों हो सकते हैं, हेडर और फुटर, हेडर ऊपर के लिए, फुटर नीचे के लिए। बाकी बात ये दोनों सही है, पढ़ लीजिए। एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक बुलेटेड टेक्स्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक टेबल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 51। देखिए अब हमारा ट्रेड से रहेगा 50 क्वेश्चन, जैसे आपका पता होगा कि ट्रेड से रहेगा, तो ट्रेड भी पढ़ना जरूरी है। देखिए एक प्रदीप्ति लैंप 220 वोल्ट आपूर्ति पर 0.15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है एवं 200 लुमेन फ्लक्स उत्पन्न करता है, तो लैंप की औसत गोलीय कैंडल शक्ति एवं दक्षता, देखिए दो चीज पूछा है, औसत गोलीय कैंडल शक्ति पूछा है और दक्षता पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। न्यूमेरिकल देखिए आप लोग बना लीजिए, और न्यूमेरिकल के लिए बुक आया हुआ है तो आप वो परचेज कर लीजिए। देखिए आपको तभी न्यूमेरिकल बन पाएगा। किसी स्थान पर समान प्रदीप्ति हेतु आवश्यक है, तो देखिए ये जो समान प्रदीप्ति के लिए आवश्यक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, स्पेस ऊंचाई का अनुपात उचित हो, ठीक है, स्पेस ऊंचाई का अनुपात उचित हो। अगर ऊंचाई पे रहेगा, कोई भी बल्ब लगाएंगे आप सही ऊंचाई पे, तभी सही से वो रोशनी दे पाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 53,
53 देखिए मिलान करने का है, यहाँ पे मिलान कर सकते हैं आप। तो देखिए मिलान करने का है हमारा, देखिए प्रत्यक्ष प्रदीप्ति, तो सॉरी प्रत्यक्ष प्रदीप्ति। देखिए प्रत्यक्ष में क्या होता है, हमारा प्रकाश 90% नीचे आता है, देखिए 90 कहाँ है। और अर्ध प्रत्यक्ष, देखिए अर्ध प्रत्यक्ष जैसे कि प्रत्यक्ष हो गया, और एक है अप्रत्यक्ष। देखिए प्रत्यक्ष का उल्टा होता है अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष में जो है हमारा 90% नीचे आ रहा था, तो अ में हमारा 10% ही नीचे आएगा, ठीक है। अब देखिए अर्ध प्रत्यक्ष, तो अर्ध प्रत्यक्ष में हमारा 60 से 90 नीचे आएगा। बाकी बात जस्ट इसका उलट देंगे अर्ध अप्रत्यक्ष में, तो उलट देंगे तो 10 से 40 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये 53 नंबर है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 53 का ए हो जाएगा, ठीक है, मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 54। 54 है हमारा, देखिए बीम ल्यूमेन एवं लैंप ल्यूमेन के अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं बीम फैक्टर। ये सब देखिए याद करने का चीज़ है, ये याद कीजिएगा, प्रदीप्ति चैप्टर से है, इल्यूमिनेशन से, आप वहाँ से जाके पढ़िए डिटेल में, तब याद होगा। देखिए नेक्स्ट है हमारा 55 नंबर। ल्यूमेन विधि पर आधारित व्यवहारिक लाइटिंग योजनाएं डैश पर विचार रखती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 56 है, 56 है। चलिए देखिए 56 हमारा नॉमरिकल से है। 230 वोल्ट रेटेड लैंप 100 लक्स की प्रदीप्ति देता है। लैंप का मीन स्फेरिकल कैंडल पावर कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80, ठीक है 80। चलिए नेक्स्ट है हमारा 57 है। सावधानी के तौर पर हीटर आयरन वाटर हीटर में प्रयोग होने वाले उष्मक तंतु के तापक्रम को डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 1035 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा 58। नीचे दिए गए विकल्पों में किस घरेलू उपकरण के लिए आवश्यक मोटर का सबसे छोटा होता है आकार। तो देखिए इलेक्ट्रिक घड़ी जो हम लोग होता है उसमें, यानी कि सबसे, देखिए हाथ में पहनने का चीज़ है, तो वो तो ऐसे ही छोटा होता है, तो उसमें मोटर सोचिए कितना छोटा होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, जब एक कामकाजी महिला अचानक केतली के हैंडल धातु वाले भाग को पकड़ लेती है जो ऑन रखा था, जो झटका महसूस करती है। तो देखिए आप झटका महसूस करते हैं, तो देखिए अगर जो लीकेज करंट है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं घर में भी, तो लीकेज करंट के लिए हम लोग अर्थिंग करते हैं। तो ये देखिए इसका अर्थ नहीं हुआ है, तो उस बेसिस पे आप समझ के मार सकते हैं। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केतली भूगर्भित नहीं है, यानी केतली का जो है अर्थिंग ग्राउंडेड नहीं है, ठीक है, तभी वो करंट मार रहा है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 60 नंबर। केबल में इंसुलेटिंग पदार्थ के रूप में कागज का प्रयोग करने में मुख्य हानि है। तो जब कागज का प्रयोग करेंगे आप, तो वो यानी कि हाइग्रोस्कोप, यानी कि यही इसका हानि है, हाइग्रोस्कोप होगा, ठीक है। इसका हमको लगता है आंसर गलत दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आप लोग चेक कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 61 नंबर। पोस्ट ऑफिस बॉक्स के द्वारा अर्थदोष स्थल की खोज के लिए किया गया परीक्षण क्या कहलाता है। तो वो मर्रे लूप परीक्षण किया जाता है, ठीक है। देखिए एक होता है अंडरग्राउंड वायर, एक होता है ओवरग्राउंड। तो हमारे गांव या आप लोग के गांव कहीं भी जो आता है तो वो ओवर आता है, यानी कि ऊपर में जो तार आता है वो आता है, ठीक है। और एक आता है अंडरग्राउंडेड। तो अंडरग्राउंडेड में अगर कोई दोष हो जाएगा तो वो खोजना मुश्किल होता है, ठीक है, कहाँ पे तार कट गया, क्या कट गया। तो उसके लिए हम लोग करते हैं मर्रे लूप परीक्षण, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट है हमारा 62। निम्नलिखित में से किसका उपयोग इलेक्ट्रिक केतली, देखिए जिसमें पानी गर्म करते हैं हम लोग ना लाइन पे लगा के, इलेक्ट्रिक केतली, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक केतली, ठीक है, ताप इकाई के रूप में किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक में जो ताप इकाई रहता है हमारा धातु का बना रहता है, देखिए धातु का कंसील्ड वायर रहता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 63। 63 है हमारा, देखिए केबल से क्वेश्चन है। केबल टर्मिनेशन में किसी केबल के सिरे को डैश से जोड़ा जाता है। तो देखिए केबल का सिरे को किसी से भी नहीं जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 64। 64 है हमारा, विद्युत सर्किट की शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से उपयोग किया जाता है।
देखिए जब शॉर्ट सर्किट होगा तो उसके लिए हम लोग फ्यूज का उपयोग करते हैं, ठीक है। ओवर लोड के लिए यानी ज़्यादा वोल्टेज आ गया तो उसके लिए फ्यूज का करते हैं। एमसीबी भी वही काम में आता है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन फ्यूज तत्व की विशेषता नहीं है। तो देखिए फ्यूज तत्व जो हमारा होता है वो कम मेल्टिंग पॉइंट यानी कम गलनांक पॉइंट होता है, लेकिन कम कंडक्टिविटी नहीं होता। ये ऑप्शन हो जाएगा भाई। बाकी बात ऑक्सीकरण से प्रभावित नहीं है, बिल्कुल ये सही है। कम औनिक नुकसान, बिल्कुल औनिक नुकसान बहुत कम होता है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 66। एक ऐसा उपकरण जो सामान्यतः एक फ्यूज के स्थान वोल्टेज वाले नेटवर्क में प्रयोग किया जाता है। तो वो जो प्रयोग करते हैं एमसीबी का, ठीक है, एमसीबी का प्रयोग करते हैं फ्यूज के स्थान पे। अभी बताया था आपको कि फ्यूज की जगह पे आप एमसीबी का भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत लोग घर में प्रयोग करते हैं। चलिए वो स्विच का काम भी कर जाता है, आप ऑन ऑफ कर सकते हैं वहाँ से डायरेक्ट। देखिए 16 एम्पियर सी टाइप एमसीबी का शॉर्ट करंट का मान लगभग कितना होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 एम्पियर। नेक्स्ट है 68। एक 11 किलोवोल्ट 500 MVA 3 फेज सर्किट ब्रेकर किसी प्रदोष में अचानक बंद हो जाता है तो रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट आरएमएस मान कितना होगा। तो वो हो जाएगा हमारा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 69। कौन सा परिपथ अस्थिर रिले सरलीकृत ब्लॉक में उपस्थित नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर ए प्रतीपक। नेक्स्ट है हमारा 70 नंबर। देखिए ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी यानी दो वाइंडिंग होता है, प्राइमरी सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होता है। तो प्रतिरोध जो हमारा होता है वो अनंत होता है। नेक्स्ट है 71। 71 है हमारा, किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल निम्नलिखित रूप में कार्य करता है। तो इग्निशन कॉइल जो हमारा होता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा 72। 72 है हमारा एल सीरीज एमसीबी का प्रयोग निम्न में से किसे प्रभावी रूप से किया जा सकता है। तो वो देखिए तापन और तड़ित परिपथ के लिए हम लोग एल टाइप एमसीबी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 73। प्रकाश व्यवस्था उपकरणों वाले टर्मिनल बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। तो उसमें करते हैं पीतल के लिए, यानी स्विच सॉकेट में पीतल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 74। घरेलू तार के स्थापन के लिए डैश तक भार को प्रवाहित करने वाली तारों का चयन चाहिए। तो वो हो जाता है 3 किलोवाट, इससे अधिक नहीं होता है। देखिए एक स्टार स्टार संयोजित 3 फेज ट्रांसफार्मर में फेज शिफ्ट होता है। तो फेज शिफ्ट जो होता है तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टार स्टार है इसलिए 0 हो गया। देखिए ट्रांसफार्मर के स्कॉट संबंधन को क्या कहते हैं। तो टी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 77। ताम्र हानि डैश पर नगण्य होती, किस पे नहीं होती है ताम्र हानि। तो ताम्र हानि देखिए फुल लोड पे होती है, लेकिन नो लोड करेंगे तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये नॉमरिकल है। देखिए प्राइमरी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध 2 ओम दिया है और प्राइमरी से सेकेंडरी में अर्थ टर्न अनुपात 10 है। तो सेकेंडरी के संदर्भ में प्राइमरी का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए 0.0 ओम हो जाएगा, 0.2 ओम हो जाएगा, 10 से भाग हो जाएगा 2 में। किसी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक में 2000 टर्न और द्वितीयक में 50 टर्न है। N1 दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है। यदि प्राथमिक में 240 वोल्ट है, V1 दिया हुआ है, तो द्वितीयक की वोल्टता कितनी होगी, V2 निकालना है। 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट है हमारा 80 नंबर। 80 नंबर देखिए नॉमरिकल है यहाँ पे, इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा हमारा P5ZN वाला फॉर्मूला लगेगा और बटे 60 है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 375। चलिए नेक्स्ट है हमारा 81।
यदि किसी प्रेरण मोटर की कोई दो फेज आपस में परिवर्तित कर दी जाए तब क्या होगी। देखिए प्रेरण मोटर जो होता है, इंडक्शन मोटर हमारा, अगर परिवर्तित कर देंगे किसी दो फेज तो मोटर पश्चिम दिशा में यानी उल्टा चलने लगेगा। ठीक है। 82, दो ट्रांसफार्मर समांतर में चल रहे हैं, दोनों निम्नलिखित में से किस आधार पर लोड का सहभाजन करेंगे। तो वो प्रति इकाई प्रतिबाधा पे करेंगे। नेक्स्ट है 83, देखिए ये नॉमरिकल है। देखिए क्या कह रहा है, 20 किलोवाट 4 पोल 400 वोल्ट वोल्टेज और 60 हर्ज 3 फेज 728 आरपीएम प्रेरण मोटर पर को इतना इतना पर चलाया जाता है तो क्या होगा। देखिए पहले क्या था, 400 वोल्ट था, 400 वोल्ट यहाँ भी है, 60 हर्ज था, यहाँ 50 हर्ज है, तो और 1728 पे चल रहा है, तो दूसरा इससे सप्लाई देंगे तो क्या होगा ये पूछा गया है। तो ये देखिए 1728 से कम पर चलेगी। देखिए क्योंकि यहाँ पे हर्ज कम है। ठीक है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट है 84, आपके पास अपनी दुकान पर निम्नलिखित सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। ठीक है, एक उपभोक्ता एक मोटर खरीदना चाहता है जिसमें पूर्ण लोड पर उच्चतम पावर फैक्टर हो, तो किसका सुझाव देंगे। आप लोग देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या है। तो इसमें देखिए सबसे अच्छा जो होगा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आइए 85। 85 है हमारा, भारी लोड उठाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले हाईएस्ट क्रेन आमतौर पर किस मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये जो हमारा होता है ये हो जाएगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या श्रेणी मोटर भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 86 है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए 3 फेज जो हमारा होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग होता है, सिंगल फेज सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 87, कम क्षमता वाली इंडक्शन मोटर के लिए डैश प्रयोग करते हैं। देखिए अगर सबसे कम करेंगे हम लोग तो उसमें करेंगे हम लोग DOL का, ये 5 HP तक ही होता है। उसके अगर थोड़ा सा आगे जाना है तो स्टार डेल्टा करेंगे, 5 से इसका 20 होता है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा वो। नेक्स्ट 88, रेफ्रिजरेटर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग क्या आता है। देखिए यूनिवर्सल मोटर AC DC दोनों पर संचालित होता है और इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो अधिक होता है। देखिए क्या है, उच्च स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करता है, हाँ बिल्कुल करता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क सबसे अधिक इसी का होता है। चलिए नेक्स्ट है 89, शेडेड पोल मोटर में शेडेड कुंडली का उद्देश्य क्या होता है। देखिए ये हिंदी में लिखा है छादित, इसको इंग्लिश में शेडेड बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने शेडेड पढ़ा है। तो इसका जो उद्देश्य होता है घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। नेक्स्ट है 90, घड़ी और संकेतन उपकरण को चलाने के लिए इनमें से किस मोटर का उपयोग करते हैं। देखिए तो संकेतन उपकरण होता है, घड़ी होता है, वो हिस्टेरेसिस मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 91, तो 91 है हमारा, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग बलाघूर्ण कितना होता है। तो इसका जो होता है यानी कि उतना ज़्यादा तो नहीं होता है लेकिन कुछ होता है, तो निर्धारित बलाघूर्ण से अधिक होता है। देखिए 92, किसी तुल्यकालिक जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक है, तो देखिए ऋणात्मक है तो वो लीडिंग हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कहाँ पे है लीडिंग। देखिए यहाँ पे लोड पावर फैक्टर लीडिंग होता है, वही धनात्मक रहता तो वो लैगिंग हो जाता। चलिए 93 है कि कौन से विकल्प को कंडक्टर एरिया प्रति स्लॉट से स्लॉट एरिया के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लॉट स्पेस फैक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 94, अल्टरनेटर का पावर फैक्टर डैश पर निर्भर करता है। तो अल्टरनेटर का पावर फैक्टर जो है हमारा सो वो अल्टरनेटर की उत्तेजना पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 95, तुल्यकालिक मोटर में अवमंदक वाइंडिंग यानी डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो डैम्पर वाइंडिंग जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुल्यकालिक मोटर को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट है 96, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर का चालक क्या होता है। तो जो सबसे ऊपर होता है वो अर्थिंग वाला होता है, भू संकर्पित चालक। उसके बाद होता है RYB। ठीक है, उसके बाद देखिए RYB होता है, सॉरी यहाँ पे Y ही दिया, यहाँ पे B लगा लीजिएगा। देखिए पहले अर्थिंग वाला होगा, उसके बाद होगा
वाई बी, ठीक है। ये फेज तार हो गया, येलो, रेड, येलो, ब्लू, ठीक है, याद रखिएगा। 97 है हमारा कि जनन केंद्र अंत संयोजित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपूर्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट है 98, प्रोत्कर्षों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सप्लाई को रोक देती है? तो सर्किट ब्रेकर सप्लाई को रोक देती है प्रोत्कर्ष में। 99 न्यूमेरिकल है डीसी मोटर से, ठीक है, बना लीजिएगा आप लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 एम्पियर। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर का टर्न अनुपात 1:5 है। देखिए N1 है, N2 है तथा इसका प्रतिरोध इतना है। तो द्वितीयक टर्मिनलों पर जुड़ा लोड प्राथमिक में प्रवाहित धारा का प्रतिरोध कितना होगा? देखिए ये प्रतिरोध जो दिया हुआ है ये सेकेंडरी का दिया हुआ है, तो प्रथम का पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 ओम। चलिए वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। पीडीएफ चाहिए आप लोग को, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग जुड़ जाइए। चलिए धन्यवाद।